ज़राअत के में खुशामदीद। वसतुल्लाह ख़ान, ज़रार खोड़ो, शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। हालिया महीनों में हमने देखा है कि कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक मानसून की बारिशों की जो तबाहकारियाँ हैं उस पर हम रिपोर्टिंग करते रहे हैं, लेकिन इस डिज़ास्टर के दौरान हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग समाजी खिदमत से सरशार कैसे उन्होंने पर्सनल रिस्क लेके दूसरों की मदद की है, जानें बचाई हैं। ऐसे कुछ वाक़यात जो हैं वो आपके साथ आज शेयर करेंगे कि इस पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो अपना काम किए जाते हैं गवर्नमेंट की परवाह किए बग़ैर। साथ ही ज़िक्र होगा एक इंटरव्यू का जिसको ISPR ने आज डिनाई किया है। ये कॉलम है सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच का, जो 5 रोज़ पहले शामिल हुआ था सियासी हलकों में। मीडिया पर उस पर काफ़ी बहस हो रही थी। ISPR ने आज कहा कि ऐसा कोई इंटरव्यू सिरे से हुआ ही नहीं है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले आज जो बड़ी ख़बर आई वो सुप्रीम कोर्ट से, और वो ये कि 9 मई के जो मुकदमात हैं बानी PTI के ख़िलाफ़, उसमें ज़मानतों की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली। उसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी। ये जो बेंच था 3 रुकनी, इसमें रद्दोबदल किया गया था और इसमें पहले शामिल थे जस्टिस मियाँ गुल हसन, उनको हटा के उनकी जगह जस्टिस हसन अज़हर रिजवी को शामिल किया गया था। तो 3 रुकनी बेंच ने आज इसकी समाअत की और बिल आखिर ये जो ज़मानतों की दरख्वास्त है ये मंजूर कर ली। PTI ने इसका खैर मकदम किया है। गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो आपकी एक्साइटमेंट है थोड़ा सा अभी प्री मैच्योर है। आज जो बेलें हुई हैं इमरान खान साहब की 9 मई के केसों में, ये आखिरी केस थे जिनमें खान साहब की बेल होना बाकी थी। अब इसके बाद सिर्फ एक केस रह गया है अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का, जिसको कहते हैं। लेकिन 9 मई का जो पूरा बयानिया था आज वो खुलकर कौम के सामने आ गया। आप एक बेल के ऊपर, बेल तो एक कातिल की भी होती है, बेल तो डकैत की भी होती है, बेल तो हर जुर्म करने वाले को कोई ना कोई टेक्निकलिटी पे बेल मिलती है। तो मैं ये बात समझने से कासिर हूं कि आपको टेक्निकलिटी पे एक बेल मिल गई और अभी केस का ट्रायल चल रहा है, उस ट्रायल ने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। बेल का मतलब बरियत नहीं है, बेल का मतलब कोई फैसला आना नहीं है। बेल कई मुकदमात में एज ऑफ राइट मिल जाती है। यार ये बताओ, क्या वज़ीर इत्तलात का ये मनसब होता है कि हर फालतू बात जो है उसका पुरजोर किस्म का रिजेक्शन ज़रूर करना है? ज़बान चेक करें ना, बेल कातिल को मिल जाएगी, डाकू को भी मिल जाती है। मतलब ये क्या है? खुद को जब बेलें मिलती थी, हाँ, यही बेलें, यही तो इंसाफ सुरखरू, वो इंसाफ सुरखरू होता था। अब PTI ये कह रही है कि ये इंसाफ की फतह है, तो यार कहने दें उन्हें। लेकिन ये जो ज़बान है, कातिल को भी, चोर को भी, डाकू पे भी, तो ठीक है भाई। अगर आप, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पाँव रख दिया हो कहीं पे। इसके अलावा भी आप कह रहे थे 8 केसेस हैं। 8 केसेस में जो है ज़मानत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी मुस्तरद कर दी थी। उससे पहले स्पेशल जो एहतसाब अदालत है उसने भी इन केसेस में ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। लेकिन जाहिर है कि 190 मिलियन जो पाउंड का अलकादिर ट्रस्ट केस है उसमें खान साहब को 14 साल की सज़ा हो चुकी है। उसके ख़िलाफ़ भी अपील है। तोशाखाना केस में भी 3 साल की सज़ा हुई है, उसके वो भी है। तो अभी तो क्लियर ज़ाहिर है नहीं हो रहे। तो इन केसेस में ज़मानत पे अगर कोई खुशी का इजहार कर रहा है तो लेट इट बी, कोई बात नहीं। उसको गालियाँ देना, कोसने देना, ये सरकार का एक है वतीरा है। अच्छा, आज भी जो हेयरिंग हुई उसकी इम्पोर्टेंट बात ये थी कि बारहा जो एक्सचेंज हो रहा था चीफ जस्टिस का वहाँ पे, तो ही वॉज एडमेंट कि हम सिर्फ जो ज़मानत की मेरिट है उस पर बात करें, केस की मेरिट पे कोई बात नहीं होगी। और वो भी रवायत भी यही है, होता भी यही है कि आप टेक्निकल ग्राउंड्स पे ही उसको देख रहे होते हैं। लेकिन अगर इससे कोई ये तासुर है कि वो बहुत जल्दी रिहा होने वाले हैं, तो वो जैसे वो तो जाहिर अंडरस्टूड है ना, ठीक है ना, वो तो है। और उसमें ये भी है कि नवंबर 24 के जो केसेस हैं वो भी अभी एग्जिस्ट करते हैं। आपको पता है कि उसमें जुडिशियल रिमांड पर हैं, उसमें भी सब है, मौजूद है। तो केसेस की एक लाइन लगी हुई है, ठीक है ना। जरा आप कुछ कह रहे हो? कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, मैं वो कह जरा कुछ नहीं होने वाला। हाँ जी, मैं कह रहा था, देखिए ना डील है ना ढील है, सख्ती ही है। और कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि ये प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी पर कर रहे हैं कि अगर इस 9 मई के बाकी केसेस में जमानतें मिली हैं तो इस केस में भी मिलनी चाहिए।
जो सलमान अकरम राजा साहब कह रहे थे कि जी ये 9 मई का बयान है, अब मैं जानता हूँ को रद्द कर दिया गया है, एक्सपोज कर दिया गया है, ये मुझे पता है, हमें सबको पता है कि आपको यही बातें करनी पड़ती हैं, लेकिन जिसका जो बयानिया था वो वहां का वहां ही है। आपने जैसे अभी वसुतुल्लाह साहब कह रहे थे, आपने हुकूमत का तो सुन ही लिया है, और अगर कोई बची कुची मेरा ख्याल है कि उम्मीद थी किसी में कि नहीं जी इससे शायद इसका मतलब है कि कोई दरवाजा खुल रहा है, तो आज पीटीआई का दावा है कि अलीमा खानम साहिबा के घर पर के दरवाजों पर भी खटखटाया गया है, हाँ। और शायद वहां से जी तो उनका ये देखिए, सलमान अकरम राजा, उमर अयूब और जुल्फी बुखारी ने जो है सोशल पेज पे कहा है कि नामालूम सादा कपड़ों में मुलव्वस जो अफराद थे, सादा कपड़ों में मलबूस जो अफराद थे, उन्होंने घर को तोड़ा, मुलाजमीन को ज़दोकोब किया और अलीमा ख़ान के साहबजादे को ले गए। राना सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर हैं, उनका ये कहना है कि पुलिस ने तो नहीं उठाया है, पता नहीं किसने उठाया है, अगर उठाया है 24 घंटे में पता भी लग जाएगा, इतना तड़पने की क्या ज़रूरत है। तो ये भी चल रहा है। मज़ीद कन्फर्मेशन मेरा ख़्याल है कुछ कल तक हो जानी चाहिए। और सुहेल वड़ाई साहब जनाब से बात जो है वो शुरू की जा सकती है। सुहेल वड़ाई साहब सब जानते हैं कि बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, और जहाँ तक मैं जानता हूँ उनका जो कैरियर है, वो जो स्टोरी देते हैं, मेरे इल्म में नहीं है कि आज तक उन्होंने कोई स्टोरी वापस ली हो। बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हुए हैं। उन्होंने कॉलम लिखा है ब्रसल्स में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात का। अमेरिका से वापसी पे फील्ड मार्शल ने वहाँ स्टॉप ओवर किया, बहुत सारे पाकिस्तानियों से मुलाकात की। सुहेल वड़ाई का कहना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी के तवस्सुस से ये मुलाकात हुई, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा जारी रही, और उसमें बहुत सारी बातें हैं। उसमें उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल ने कहा कि सियासी मसालेहत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने के बाद ही मुमकिन है। किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ ये जुमला है। फिर उन्होंने कहा कि जी फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, इबलीस ने इनकार किया और रांदे दरगाह हुआ, कुछ इस तरह की बातें हुई हैं। फिर उन्होंने सुहेल वड़ाई ने कहा कि फील्ड मार्शल के पास पाकिस्तान की तरक्की के लिए 5-10 साल का एक पूरा रोड मैप भी, जामे प्लान भी मौजूद है। उसके बाद एक कॉलम जो है अगले रोज़ वड़ाई साहब का मुसाफिर बनाम कैदी नंबर 804 शाया हुआ, और उसमें ये पैरा जो था कि कैदी जी जान है तो जहान है, पाकिस्तान भुट्टो जैसा सानेहा दोबारा नहीं देखना चाहता, ना ही आपके करोड़ों हामियों को मायूसी और बेबसी में धकेलना चाहता है। अच्छा, पीटीआई ने इस कॉलम की मजम्मत की, और सुहेल वड़ाई का कॉलम पढ़ के ये तासुर मिलता है बकौल पीटीआई के पोस्ट के कि इमरान ख़ान को गोया जान से मारने की धमकी दी जा रही है। एक सहाफ़ी की आर्मी चीफ से मंसूब की गई बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, फ़ौज की जानिब से वजाहत आनी चाहिए। फ़ौज की जानिब से जो वजाहत है 5 दिन बाद आई। आज DGISPR हैं अहमद शरीफ चौधरी साहब, उन्होंने सहाफ़ियों से बात की और उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने कहा एक और आया था बयान के ऐसी कोई बात नहीं हुई है, और शायद एक सहाफ़ी ने अपने ज़ाती मकासद के लिए कुछ इस तरह उन्होंने, मैं बता देता हूँ, उन्होंने जो एग्जैक्टली जो बात कोट हुई है वो ये कि पीटीआई का कोई जिक्र नहीं हुआ, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, आर्मी चीफ ने किसी माफ़ी का जिक्र नहीं किया। ये जो आर्टिकल है ये ज़ाती मफाद और तशहीर के लिए एक सहाफ़ी की अपनी कोशिश है। अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफ़ी होकर भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी 9 मई फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है, मुल्क के ख़िलाफ़ है, और माफ़ी कानूनी कार्रवाई का नेमुल बदल नहीं है। फिर उनसे पूछा कि किसी ने पूछा होगा कि जी तस्वीर है फील्ड मार्शल के साथ सुहेल वड़ाई की, तो उन्होंने कहा सैकड़ों लोगों ने तस्वीरें खिंचवाई हैं, तो उसमें इस पर क्या ख़ास आप ज़ोर देना चाहते हैं। तो हमारी जो कुलीग हैं आरफा नूर, उन्होंने भी एक पोस्ट की, उन्होंने कहा कि जनरल ज़िया की टीम जो है वो खासी एफिशिएंट होती थी, फौरी तौर पे ख़बर रुकवा दिया करते थे, इनको 5 दिन लग गए वजाहत जारी करने में। तो अच्छा, लेकिन ये माफ़ी वाला जो सिलसिला है हो सकता है फील्ड मार्शल से ऐसी कोई बात नहीं हुई, इसका वजूद ना हो, लेकिन अलीमा ख़ान साहिबा जो हैं वो जून के महीने में उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान से कई बार
9 मई की माफ़ी मांगने का पैगाम कई बार भेजा जा चुका है। इसके अलावा कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत व सनदें राना एहसान अफजल, उन्होंने इंडिकेशन दिया था कि अगर इमरान खान माफ़ी मांग लें तो हुकूमत माफ़ करने पे तैयार है। अब सोहेल वड़ाइच को अगर माइनस भी कर दें तो तब भी ये माफ़ी वाली बात ये बयानात तो 1.5 साल से हो रही है बारहा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सोहेल वड़ाइच की मैंने बात की थी कि उन्होंने आज तक कोई चीज़ नहीं ली। बाजवा डॉक्ट्राइन भी सोहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम में डिक्लेयर किया था कि बाजवा साहब का जो है वो क्या फ्रेम है, किस तरह से वो सोचते हैं इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, पावर के बारे में, उस वक्त नहीं था। अच्छा, मुझे याद आ रहा है यहाँ सिरल अलमेडा के जिन्होंने डॉन लीक्स जिनसे मंसूब हुई थी कि जी वो भी अपनी बात पे कायम रहे। बाद बड़ी उखाड़ पछाड़ हुई, गुस्सा भी हुआ, लेकिन वो अपनी स्टोरी पे कायम रहे और बाद में हालात ने बताया कि बहुत ज़्यादा गलत नहीं था जो उन्होंने कहा था। तो अच्छा, फिर ये भी है कि चूँकि हम लोग मीडिया में हैं तो हमें पता है कि कुछ चीज़ें कहा जाता है कि चला दो, फिर एक टेस्ट बैलून के तौर पे देखा जाता है कि चल गई तो चल गई, वरना ये है कि उसका कोई रिकॉर्ड तो है नहीं है। तो इस बीच में अब हमें इंतज़ार है शिद्दत से कि सोहेल वड़ाइच जो हैं उनका, वो खामोश हैं फ़िलहाल, उनके स्टेटमेंट का इंतज़ार है कि वो अब इसके बारे में क्या कहते हैं, अब जबकि ये मामला पूरी तरह पक चुका है। लेकिन एक बात है वसत साहब कि हमारे मीडिया का इस वक्त जिस अंदाज में मीडिया सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, हम काफ़ी मौज़ूआत पे बात कर लेते हैं। हाँ, बट व्हेन इट कम्स टू द आर्मी चीफ तो बहुत हमें एहतियात से काम लेना होता है। ये इंटरव्यू अगर हुआ है या नहीं हुआ, ये ख़बर जो छपी है, ज़ाहिर है कि वो जियो टीवी नेटवर्क से वाबस्ता हैं, तो विदाउट एनी अग्रीमेंट फ्रॉम द अदर साइड तो ये हो नहीं सकता। हाँ, देखें, अगर प्रोफेशनल अगर ये हो गया, छप गया, तो आप वाली बात, यूजुअली हम 24 आवर्स मीडिया है, ISPR बड़ा मुतहरिक है, पल पल की चीज़ों पे नज़र रखता है। अगर आर्मी चीफ के हवाले से कोई मिस रिपोर्टिंग, अव्वल तो कोई ज़रूरत नहीं करेगा, चले हो जाती है तो उसकी बहुत जल्दी आप उसको रिएक्ट करते हैं। 5 दिन का जो गैप है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हाँ। क्योंकि उस दौरान हमारे मीडिया पर व्लॉगर्स में सब ने बहस मुबाहिसे चलते रहे। हाँ। आपने जैसे कहा PTI का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, सो इट टुक 5 डेज। एक ज़ाहिर है कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो एडवर्स रिएक्शन सामने आया है, जो बातें जिस अंदाज में सोहेल वड़ाइच साहब अपने, उनके मखसूस अंदाज है कि मैं सांप भी क्या मर जाए लाठी भी ना टूटे, उस अंदाज में उन्होंने बातें कही हैं। वो कोई ऐसा कोई फैक्चुअल रिपोर्टिंग नहीं है, वो एक कॉलम है। 5 दिन के बाद रिएक्शन आना, फिर ये सवाल उठता है कि मजबूरी है। अच्छा, मज़े की बात है कि वो ये भी है कि फील्ड मार्शल ने अगर ये जुमला कहा है कि माफ़ी मांगने पे, इसमें किसी का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन आज जो रिएक्शन आया है उसमें जो ISPR के DG हैं वो ये कह रहे हैं कि ना तहरीक इंसाफ पे बात हुई, ना किसी पे बात हुई। अच्छा, जब इंटरव्यू नहीं हुआ तो जाहिर है कि बात होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी ये कि एक बेसिक चीज़ है जर्नलिज्म में कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या मैं छाप दूँ, एक ऑफ द रिकॉर्ड है, ऑफ द रिकॉर्ड। दूसरा आदमी कहता है कि यार मैं तुझसे ये बात तो कर रहा हूँ लेकिन ये ऑफ द रिकॉर्ड है। अच्छा, इन दोनों के में से अगर कोई भी वजह हो तो फिर तो छापना ही बद अखलाक़ी है। लेकिन अगर सोहेल वड़ाइच जैसा आदमी छाप रहा है तो हो सकता है कोई ऐसी बात हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन अगेन कि उनके बयान का इंतज़ार है हमें। जब वो बताएंगे तो पता चलेगा कि सिचुएशन क्या है। फ़िलहाल हम यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, वापस आते हैं तो बात करेंगे जुनूबी पंजाब की, जहाँ मानसून की बारिशों की वजह से हज़ारों लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं। वेलकम बैक। हम पिछले 2-3 रोज़ से सैलाब और बारिशों के ताल्लुक़ से खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर शुमाली इलाक़ा जात और कराची और सूबा सिंध के दीगर शहरों की बात करते रहे हैं, लेकिन पंजाब की बात कुछ कम ही हुई है। प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि 24 अगस्त तक बारिशें ठीक ठाक होंगी पूरे सूबे में, और ये मानसून गुज़िश्ता मानसून के मुकाबले में ज़्यादा शदीद है।
तरबेला डैम जहां 3 महीने पहले पानी बिल्कुल तह से लग चुका था, 98% भर गया है, मज़ीद भरने की गुंजाइश नहीं, फालतू पानी ज़ाहिर है हमारी तरफ आएगा। मंगला डैम 74% भर गया है। जुनूबी पंजाब में काम शुरू हो गया है नकल मकानी का, बंदों में शगाफ का, और 35 के करीब देहात जो हैं लिया, तौसा, डीजी खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ में ज़ेरे आब आ चुके हैं। नकल मकानी जारी है और उसके बाद ज़ाहिर है कि फिर सिंध का नंबर है। इमरान गबोल जो हैं उन्होंने आज डॉन में तफसील से जुनूबी पंजाब के हालात पे लिखा। हालांकि अभी वहाँ दरमियाने दर्जे का सैलाब है सिर्फ दरियाए सिंध में, लेकिन उसके बावजूद लोग खौफज़दा भी हैं और घरों को भी छोड़ रहे हैं और उनकी फसलें और मकानात भी ज़ेरे आब आ रहे हैं। जी इमरान। जी सर, साउथ पंजाब की सिचुएशन इस फ्लड में बढ़ती जा रही है और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर हम जब शुरू करते हैं बक्कर लिया से और वहां से शुरू करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ जितने भी रिवराइन एरियाज हैं खास तौर पर वो सारे के सारे पानी से भर चुके हैं। वहाँ लोगों ने ऑलरेडी घर वगैरह भी बना रखे थे और बिजली भी पहुंच चुकी थी, रोड्स भी बन चुके थे, वो सारे वॉश्ड आउट हो गए हैं। इस तरह की सिचुएशन हुई है और वहाँ गन्ने की फसल है, तिल की फसल है, मकाई की फसल है, तो इस तरह की सारी फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। वो चाहे डिस्ट्रिक्ट लिया है, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट तौसा है, वो डेरा गाजी खान है, राजनपुर है, मुजफ्फरगढ़ है, अभी मुल्तान के नजदीक चनाब भी बिखर गया है और वहां से जमीनी कटाव जारी है और काफी सारे बागात का कटाव हो चुका है। ये आज की सूरत हाल है। जो आम के बागात थे अच्छा, वो मुझे ये बताइए इमरान के आपने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तौसा को बचाने वाला जो बंद है वो से भी नुकसान पहुंचा है, उसमें शगाफ पड़ा है, फिर अलीपुर में एक बचाव बंद है उसमें भी शगाफ पड़ा है। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो दरमियाने दर्जे का सैलाब है, तो बंद अभी से क्यों टूटना शुरू हो गए? सर ये जो लिया वाला बंद है ना, लिया और तौसा के ऊपर 10 बिलियन गवर्नमेंट ने खर्च करके 1.75 किलोमीटर का एक ब्रिज बनाया था तौसा और लिया को कनेक्ट करने के लिए। उस ब्रिज का नाम है लिया तौसा ब्रिज। उसको सपोर्ट करने के लिए जो रोड्स बनना थी लेफ्ट और राइट, उसके दरमियान में ब्रिज था। ये कोई 24 किलोमीटर का एरिया है दरिया का, जिसके ऊपर 1.25 किलोमीटर का टोटल ब्रिज बनाया गया 24 किलोमीटर के ऊपर। तो उसके जो सपोर्टिंग बंद थे उसको जो रोकना था और फिर उन्होंने पानी नहर वो ब्रिज के नीचे से जाना था, वो सपोर्टिंग बंद सारे वॉश्ड आउट हो गए। पहले उसमें 800-900 फुट का 2 वीक्स पहले शगाफ हुआ था। मैं खुद वहां गया, मैंने जाकर देखा तो उसकी भराई कर रहे थे, लेकिन वो नहीं हो पा रही थी। जो कुछ रात को डालते थे वो सुबह फिर बह जाता था। ये वाली सिचुएशन थी। फिर जैसे ही पानी 5 लाख क्यूसेक पे पहुंचा तौसा के करीब, तो वो सारा का सारा बंद उड़ गया दोनों साइडों से। अब 1.75 किलोमीटर का मतलब है ब्रिज खड़ा है, वो भी शायद किसी वक्त गिर सकता है और 10 बिलियन रुपए खर्च हुए हैं वो ब्रिज बनाने में। अभी उसकी कनेक्टिंग रोड्स वगैरह जो बन रही थी वो वॉश आउट हो चुकी हैं। NHA वहां से अपना सामान उठा के भाग गया है और हबीब रफीक कंपनी भी वहां से उठा के सामान भाग गई। और उसकी वजह से जिन एरियाज में 2010 में भी फ्लड नहीं आया था, उन एरियाज में 5 लाख क्यूसेक आने के बाद वहां फ्लड आ गया है। जो बड़ा फ्लड 2010 का था वहां नहीं पहुंचा था। स्कूल वहां अच्छा, ये जो है जिसकी आप पुल की बात कर रहे हैं, ये ज़ेरे तामीर है या ट्रैफिक के लिए खुला हुआ था या क्या है? ये सर ब्रिज तामीर हो गया था। उसकी सपोर्टिव जो रोड्स थी जो उसको कनेक्ट करनी थी लिया से, और एक तरफ से लिया से और दूसरी तरफ तौसा से कनेक्ट करनी थी, क्योंकि लिया और तौसा जाने के लिए लोगों को 150 किलोमीटर का सफर करना पड़ता था। 2-2.5 घंटे लगते थे। इस पुल के बनने के बाद वो 20 मिनट का फासला रह जाना था। अच्छा, देहात जो है आपने अपनी रिपोर्ट में कहा देहात खाली हो रहे हैं तेजी से, तो ये लोग रजाकाराना तौर पे खाली कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके अलर्ट की वजह से खाली कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है?
एडमिनिस्ट्रेशन किसी जगह भी मौजूद नहीं। मैं जिन जगहों पे गया हूँ ना पीडीएम में मौजूद है, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है। मेरी आंखों देखी सिचुएशन है। इन एरियाज को मैं मतलब खुद लोगों को मिलकर भी आया हूँ। कहीं कोई बोर्ड पेनाफ्लेक्स कल परसों 1-2 दिन में लगे हों तो वो एक टोटल अलग बात हो सकती है। उससे पीछे मतलब 2 वीक्स में वो कहीं कोई काम नहीं हो रहा था। कोई गवर्नमेंट वहां मौजूद नहीं थी, बिल्कुल किसी किस्म की, जैसे गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही ना करती हो। लेकिन लोग अपने तौर पर जब पानी बढ़ रहा था और कटाव हो रहा है, घर बकायदा दरिया का हिस्सा बन रहे हैं। इस ब्रिज की वजह से दरिया अपना पुराना रास्ता छोड़ के नए रास्ते की तरफ आ गया है और 5-6 किलोमीटर दूसरी तरफ बहना शुरू हो गया है और वहां 30-40 फीट गहरी खाइयां बन रही हैं और सारी की सारी मिट्टी और जो फसलें खड़ी थी वो सारी की सारी बह कर जा रही हैं। मतलब बिल्कुल उनका नामो निशान नहीं है। जब शायद पानी उतरे तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे। तो ये नकले मकानी करके फिर ये लोग कहाँ जा रहे हैं? कैंप वैम्प तो होंगे ना? कुछ लोग अपने अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं। वहां जो मेल्स हैं वो ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। उनके घर गिर रहे हैं, ईंटें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई लोहा बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई चारपाइयां बचाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की सूरत हाल का उनको सामना है। हाँ, रेस्क्यू वाले इधर कोटद्दू मुजफ्फरगढ़ इस साइड पे रेस्क्यू की बोट्स चल रही थी। वो लोगों को रेस्क्यू करने में मतलब खुश्की की तरफ ले आने में वो हेल्प आउट कर रहे थे। मतलब मैं 2-3 बोट्स वालों को मिला। एक ने कहा हम 150 लोग कर चुके हैं, एक ने कहा हम 70-80 लोगों को अभी तक रेस्क्यू करके ना दूसरी तरफ शिफ्ट कर चुके हैं और हमारा काम सिर्फ ये है। रेस्क्यू वाले बता रहे थे कि उन लोगों को उधर से पकड़कर खुश्की की तरफ ले आना जो फंसे हुए थे। ठीक है। अच्छा इमरान, ठीक है। तो एक चीज़ तो वाज़ेह है कि हमारे यहाँ दरिया के साथ जो कच्चे का इलाका होता है वहाँ पर ये कोई नई बात नहीं है। वो सीजनल जब भी बहाव बढ़ता है तो वो अपने वो फर्टाइल इलाके छोड़ के वो साइड पर निकल आते हैं। ये वहाँ का लाइफस्टाइल है कच्चे का इलाका। लेकिन आप जो ज़्यादा सीरियस बात जिसकी तरफ आपने निशानदेही की वो ये है कि वो बंद, वो तरक्याती स्कीमें जो ब्रिक एंड मोटर जो सरकार पैसे खर्च करती है वो ढह जाते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। हम कल परसों से ये बात कर रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली, सैलाब वो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन ऑन द ग्राउंड गवर्नेंस, कराची हो, बुनेर हो, जनूबी पंजाब हो, हर जगह हमें वही क्राइसिस नज़र आता है। अच्छा, और उसकी अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। और बंद तब तक अच्छा है, मजबूत है, जब तक उससे पानी ना टकराए। हाँ, और पानी टकराए और वो बह जाए। आपको पता है ना कि उसकी फिर इंक्वायरी भी नहीं हो सकती है। वो पानी में बह गई। पानी पत्थर डाले थे, नहीं डाले थे, क्या पानी में बह गया, सब बह गया। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमरान कि आपने बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से समझाया, क्योंकि हमारा अक्सर फोकस सिर्फ शहरों तक महदूद रहता है। मीडिया पर बड़ा इल्ज़ाम है कि कराची पर आप शोर मचाते हैं, बाकी इलाकों को नहीं देखते। तो ये भी बहुत एक क्लियर सूरत हाल है कि जनूबी पंजाब में क्या हो रहा है। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो कुछ ऐसी स्टोरीज़ आपसे शेयर करेंगे जिसमें हमारे लोगों की जो इंसानियत है वो किस तरह से उभर के सामने आई है इस आफत के दौरान, उसका जिक्र करेंगे। वेलकम बैक। कहते हैं कि आजमाइश 2 तरह की होती है। मुसीबत में इंसान का किरदार क्या होता है और राहत में इंसान का किरदार क्या होता है, उससे पता चल जाता है कि किस तरह के लोग हैं। आज मैं कॉलम पढ़ रहा था एक डॉन में, उसका टाइटल बड़ा ज़बरदस्त था कि कराची वाले ही कराची वालों के काम आए हैं। कॉलम मैंने तफसीलन पढ़ा तो मुझे ये मालूम हुआ कि जिस किसी की गाड़ी बंद नहीं हुई थी उसने उन लोगों को लिफ्ट दे दी जिनकी गाड़ियाँ या मोटरसाइकिलें बंद हुई थी। ना सिर्फ ये बल्कि घरों में भी रखा। कैफ़ेज़ जो थे उन्होंने चाय का इंतज़ाम किया, फ़ोन चार्जिंग की सहूलतें दी। रज़ाकार जो थे खुद ब खुद जो खुद भी मुसीबत में फंसे हुए थे उन्होंने गाड़ियों को धक्का भी लगाया, टो भी किया, मोटरसाइकिलों को महफूज जगह भी फराहम की। गुलशन में एक कैफ़े है, क्लिफ्टन में एक कैफ़े है, DHA में एक कैफ़े है, ओशन टावर में एक कैफ़े है, एक कॉफ़ी चेन है। सब ने अपने दरवाज़े जो है वो एमरजेंसी में खोल दिए ताकि लोग बारिश से बच सकें और उनकी थोड़ी बहुत जो भी खातिर तवाज़ो कर सकते थे वो की। एक जो स्टोर चेन है उसने अपनी सारी ब्रांचें वो भी खोल दी। कोरंगी में एक एनर्जी की तंजीम है, उसका दफ्तर था, उसने भी दरवाज़े खोल दिए। एक शहरी है खिज़र ख़ान,
उसने 108 मसाजिद, मदारिस और दफातर से कोऑर्डिनेट करके उन सब को खुलवा दिया कि अगर कोई बाहर है तो वो अंदर आ जाए, पनाह ले ले। नाता खान ब्रिज से इत्तला थी कि जो नौजवान हैं अस खुद वो निकल आए, उनमें जो लोग फंसे हुए थे घंटों से उनमें अशियाए खुर्दोनोश तकसीम की। तो इस तरह की ख़बरें जो हैं आ रही हैं और इससे कहीं ज़्यादा काम हुआ होगा। ये तो मैंने आपको सिर्फ झलकियाँ बताई हैं। मुसर साहब, सबसे जो एक बड़ा इशू था इस टाइम पे, जो ख़वातीन बच्चे फंसे हुए थे कि इंटरनेट काम नहीं कर रहा था उस दिन, आपको पता है ना, बाथरूम अब नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं व्हाट्सएप पे मैसेजेस जो चल रहे थे, जो थोड़ा बहुत जो आप कह रहे थे कि आप अगर शारा फैसल पे फंसे हुए हैं फलां जगह पे तो मेरा घर हाजिर है, अगर आप आ सकते हैं तो आप वहाँ पे आके बैठ जाएं। हाँ, मगर ये ज़ाहिर है सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, मुल्क के दीगर जो मुतासरा इलाक़े हैं उनमें भी इस तरह की मिसालें सामने आ रही हैं। ज़रार खोड़ों ने इनमें से चंद रोशन मिसालें, सैकड़ों मिसालें, उनमें से चंद ज़रार खोड़ों ने भी जमा की हैं। जी जी देखिए, शुमाली इलाका आज़ाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में जो तबाही आई है उसमें तो 400 से जायद अमवात हुई है अब तक। और मतलब के पूरे घराने, पूरे घर, बस्तियां, गांव बह गई हैं। और हमने हमेशा देखा है कि जब भी इस तरह की कोई आफत आती है, कोई तबाही आती है, कोई सानिया होता है, तो हमारी जो अवाम है कई तो अपनी ही जान को दांव पर लगाकर लोगों की जानें बचाते हैं, एंड समटाइम्स दे पे अ प्राइस फॉर इट। अफसोस की बात है कि उन्हें उस तरह शायद हम कवरेज नहीं देते जिस तरह हमें देनी चाहिए। तो इस कमी को पूरी करने के लिए कुछ लोगों ने ट्विटर पे भी पोस्ट की हैं, कुछ खबरें तो आप जानते हैं, लोगों ने दिलेरी और हाजिर दिमागी से सैकड़ों जानें बचाई हैं। जैसे कि स्वात की प्रिंसिपल सईद अख्तर साहब 15 अगस्त को जुमे के रोज हस्बे मामूल अपने स्कूल की तरफ गए और उन्होंने देखा कि खतरनाक सिचुएशन बनती जा रही है। जो नहर है उसमें पानी बहुत तेजी से आ रहा है और बहुत तादाद में और रफ्तार से। सो उन्होंने एकदम कुछ और नहीं सोचा और तमाम अपने जो स्कूल के जो टीचर्स हैं और बच्चों को कहा कि आप लोग अभी फौरन इवैक्यूएट हो जाए। वो ज़ाहिर हैरान थे, लेकिन उसकी बात मान के वो वहां से निकल गए और ठीक 15 मिनट बाद वो पूरा जो स्कूल है वो दरिया में बह गया। इसका मतलब है कि सईद अहमद साहब ने हाजिर दिमागी की वजह से 900 से जायद जानें बचाई हैं। बहुत बड़ी बात है। इनके बारे में तो चले खबरें भी आई, आपने सुना होगा, लेकिन इकबाल बुनैरी, अभी मैं ट्विटर अकाउंट पर देख रहा था, उनके बारे में जो इस मोटरसाइकिल के पिछली सीट पर बैठे हुए हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि ये सुबह से निकले और इन्होंने भी कोई तकरीबन 200 से 250 लोगों को बचाया या किसी महफूज ठिकाने तक पहुंचाया। अब हम जानते हैं कि बहुत तंजीमें भी होती हैं जो इंसानियत की खिदमत करते हैं। आप जिक्र कर रहे थे शाहजेब, तो यहाँ पर फिक्सेट वाले भी पहुंचे हुए हैं, खुदाई खिदमतकार, मशल ऑर्गेनाइजेशन और अल खिदमत फाउंडेशन जाहिर है वहां पर मौजूद है। उनकी बहुत ग्राउंड प्रेजेंस भी है। और उनके एक रजाकार जहूर रहमान साहब, जो एक वहां पर बुनैर के एक स्कूल में टीचर भी थे, वो लोगों की जान बचाते बचाते शहीद भी हो गए हैं। जब ये सैलाब आने लगा तो उन्होंने भी देखा कि ये खतरनाक है। जाहिर है उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी थी, ट्रेनिंग भी थी, आगाही भी थी। तो उन्होंने सबसे पहले तो अपने घर वालों को और अपने पड़ोसियों के घर वालों को किसी कदरन महफूज जगह पर मुंतकिल किया और फिर वो खुद पानी में चले गए लोगों की जान बचाते हुए। इस तरह उन्होंने एक ही घर के 3 भाइयों की जान बचाई। और वो अपनी जब मीडिया ने उनसे बात की, BBC उर्दू पर इस पर स्टोरी है, तो उन्होंने कहा कि हम तो बह गए थे और फिर अचानक किसी ने हमें घसीट कर पानी से निकाला। तो ये जो शख्स थे ये थे जहूर रहमान साहब। और फिर लेकिन जब उनके एक पड़ोसी की मोटरसाइकिल उन्होंने देखी कि वो भी सैलाब में जा रही है, तो वो अंदर गए उसको निकालने के लिए। जब तेजी से जो पत्थर आ रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर सैलाब में दरख्त भी हैं, टहनियां भी हैं और बहुत बड़े पत्थरों के भी चंक्स थे, वो जहूर साहब को लगी और वो जख्मी हो गए। जब उनके साथियों ने ये देखा तो वो खुद वहां पर उनको बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जहूर साहब ने उनको रोक कर कहा कि मैं तो चला गया हूं, मैं चला जा रहा हूं, तुम लोग पानी में ना आना। 2 किलोमीटर दूर जहूर रहमान साहब की लाश फिर बाद में इन्हीं साथियों को मिली।
डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब जो सदर हैं अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के, इस वक्त वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपकी जो टीम्स है वहां पर मौके पर, वो आपको इस वक्त क्या रिपोर्ट्स दे रही हैं, क्या सूरत हाल है? जी, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया आपका मौका देने का। ये जो दो बड़े इलाके हैं बुनेर और सब, जहाँ पे सबसे ज़्यादा तबाही है ही है, और आपको पता है कि इसके अलावा शांगला और ये स्वाबी भी है। लेकिन ये दो जगह जो कि बुनेर, इसमें मैं इतवार के दिन गया था, और सवात में मैं अभी थोड़ी देर पहले सवात से वापस आया हूँ। इसको अगर आप देखें तो जो तबाही बुनेर की तरफ हुई है वो ये जो आप भी जिक्र कर रहे थे अभी ज़ोर रहमान का, वो बुशोनई गांव है जो सबसे पहले आता है उस पहाड़ के नीचे। और उस जगह जब हम गए तो वो जितने मकान थे उस इलाके के बिल्कुल सफ़ा हस्ती से मिटे हुए थे। हमें बताया जा रहा था कि जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ पे 2 मंजिलें थी और अब आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ये वाक़या भी उसी जगह का है, और वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर ऊपर पहाड़ों से आए और उन्होंने उस गांव को मलियामेट कर दिया। इस तरह की 6 जगहों पे बुनेर के ये वाक़या हुआ कि वो गांव बिल्कुल सफ़ास्ती से मिट गए। जबकि इसके मुकाबले में उस पहाड़ के जो एलम पहाड़ कहलाता है, जिसके एक तरफ बुनेर है और दूसरी तरफ जो है वो सवात का वो इलाका है जिसमें तबाही आई है, उसमें यह हुआ कि वहाँ से जो पानी तेज़ी से आया तो वहाँ एक नाला चलता है जो नीचे दूर तक कंबर के इलाके तक जाता है, वो 2 किलोमीटर दूर है वहाँ से। उस नाले में मैं खुद आज उस सारे इलाके का दौरा करके आया हूँ। 8-8, 10-10 फुट पानी घरों के अंदर चढ़ गया। जो पहली मनाजिल थी वो सारी के सारी डूब गई, जो बाज़ार थे वो सारे के सारे डूब गए। अब वहाँ पे ये मसला हुआ कि वो दीवारें तो नहीं गिरी, लेकिन उन घरों में पानी इस अंदाज से आया कि जब पानी निकला तो उसके बाद 4-4, 5-5 फुट वहाँ पे मलबा है, कीचड़ है वहाँ पे इस वक्त। उनके बाज़ारों में कीचड़ है, उनकी दुकानों में कीचड़ है, और उसके साथ ही वहाँ पे उनके घरों के अंदर बिल्कुल रहने के काबिल नहीं रहे। वहाँ पे ताफुन भी है और कीचड़ भी है। तो ये 2 तरह की मुख्तलिफ, एक तरफ जानी नुकसान ज़्यादा है और दूसरी तरफ जो है वो माली नुकसान ज़्यादा है। लेकिन सूरत हाल ये है कि वहाँ पे मकामी लोग जो हैं और ख़ास तौर पे अलखिदमत के जो कारकुनान हैं वो दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है, और इस वक्त 10 से ज़ायद जो है एक्सकवेटर अलखिदमत ने हायर किए हुए हैं। इसके अलावा डंपर्स हायर किए हुए हैं, ट्रैक्टर्स जिनके आगे ब्लेड लगे हुए हैं वो हायर किए हुए हैं। और इस वक्त सिर्फ उस सवात में आज के दिन 400 कारकुनान बेलचे और गेंतियाँ लेके और इन डंपरों और इन एक्सकेवेटर्स के साथ घरों से भी मलबा निकाल रहे थे, दुकानों से भी मलबा निकाल रहे थे, और उसके अलावा सड़कों को भी साफ़ करने की कोशिश कर रहे थे। और इस दौरान जो लोग बिल्कुल अपने घरों से बेघर हो गए हैं उनको खाना भी खिला रहे हैं, पका हुआ खाना, और साथ वहाँ पानी जो है इस वक्त सारा गदला है, ख़राब है, बीमारियाँ फैल रही हैं, स्किन की बीमारियाँ, आँखों की बीमारियाँ और फिर पेट की बीमारियाँ भी। तो उसके लिए फिर वहाँ पे अलखिदमत फाउंडेशन ने ये एहतमाम किया है कि 8 मोबाइल हेल्थ यूनिट बुनेर और सवात के इलाके में भेजे हैं, जो कि एयर कंडीशन मिनी हॉस्पिटल्स हैं। उनके अंदर डॉक्टर, पैरामेडिक्स, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड, उसके डायग्नोस्टिक की सारी किट्स। हमें एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है, मजबूरी है। वापस आते हैं तो आप तफसील इसकी लेते हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं बारिशों की तबाही के बाद रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट की। अल खिदमत फाउंडेशन उसमें अपना किरदार अदा कर रही है। उसके सदर डॉक्टर हफीज़ुर रहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि मशीनरी हो, मैन पावर हो, वहाँ पे लोग लगे हुए हैं। थोड़ा सा ये बताएंगे कि लोकल कितने रिसोर्सेज मोबिलाइज हुए हैं? वहाँ पे बहुत ही साहिब हैसियत लोग भी हैं, और फिर नेशनली आप किस तरह से इमदाद वहाँ लेके जा रहे हैं? जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस वक्त जो बड़ा चैलेंज है उन इलाकों के अंदर उस मड को, उस कीचड़ को उनके घरों से, दुकानों से निकालना। अब जब वहाँ से निकालते हैं तो बाहर सड़कों पे ढेर लग जाता है, क्योंकि घरों के अंदर भी 4-4 फुट तक वो कीचड़ मौजूद है। जब वो बाहर निकालते हैं तो गलियाँ बंद हो जाती हैं, इसलिए फिर हैवी मशीनरी की
ज़रूरत है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि कुछ एक्सकेवेटर्स गवर्नमेंट के भी लगे हुए हैं और 10 से ज़ायद एक्सकेवेटर्स जो हैं ख़ुद हमने अल-खिदमत फाउंडेशन ने हायर किए हैं। ये खासे कॉस्टली पड़ते हैं, 5000 रुपये जो है एक घंटा का किराया होता है। तो इस तरह 50 यानी 1-1 लाख रुपए पे खर्च आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो है आपने कहा कि घर अट गए हैं कीचड़ से, जी जी, और उसको जाहिर है रिट्रीव करना, बहाल करना इंतहाई महंगा काम है। तो आप ये समझते हैं कि जिस जगह पे आप रह रहे थे वहाँ तो अब कुछ है ही नहीं, तो उसे अबेंडन करके उससे थोड़ी सी जगह पे जहाँ अब नई बस्ती बस सकती है वो ज़्यादा इकनॉमिकल पड़ेगी अगर उसकी जानिब ध्यान दिया जाए, या यहीं पे आप कीचड़ निकालने के लिए कमर बस्ता है? जी, दो तरह के हैं ना। मैंने अर्ज़ किया कि एक जो उसमें बुनेर में ख़ास तबाही हुई है, वहाँ पे घर गिर गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। वहाँ पे कीचड़ नहीं है, वहाँ तो मलबा है सिर्फ। वहाँ पे मलबा हटा के नए घर बनाए जाएंगे। और जो सवात की तरफ का मैं इलाका बता रहा हूँ, आपके एक वादी है बांग्लादेश के नाम से, और वहाँ से लेके नीचे कंबर तक 2 किलोमीटर का इलाका है और 1 लाख के करीब वहाँ लोग बसते हैं। तो उनका ये मामला हुआ है कि उनके घरों के अंदर, दुकानों और उसमें सड़कों के ऊपर गलियों में कीचड़ है 3-3, 4-4 फुट, और वो बिल्कुल नाकाबिले इस्तेमाल है वो जगह। इसलिए उसको ज़ाहिर है कि वो मकान तो बचे हुए हैं, अगर ये सारा मलबा और जो कीचड़ है निकाल दिया जाए वहाँ से, तो 1-2 हफ्तों में वो खुश्क होगा और वो जगह इस काबिल होगी कि उसमें दोबारा से नया सामान रख के, घर का सामान तो सारा ज़ाया हो गया, उनके फ्रिज भी और उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी ज़ाया होगी, वो तो रिप्लेस करनी होंगी। तो ये 2 तरह की रिहेबिलिटेशन होगी। एक जगह बहुत सारे हज़ारों घर हैं जो कि बिल्कुल सलामत हैं, लेकिन उनको साफ़ करके और खुश करके और उनको ज़रूरी चीज़ें दे के उनको दोबारा रिहेबिलिटेट किया जाएगा। जबकि वो गाँव जो कि बुनेर के अंदर हैं, जो सफ़े हस्ती से मिट गए, वहाँ तो नए घर बनाने होंगे। फिलहाल वो अपने अजीज़ों के घर में है या टेंटों के अंदर रह रहे हैं। तो ये एक मेन चैलेंज है इस वक्त। और फौरी खुराक का जो चैलेंज है वो भी हम अपनी तरफ से भी और लोग भी उसमें हिम्मत कर रहे हैं। तो कुक फूड जो है वो मुहैया किया जा रहा है। पानी का मैं अर्ज़ कर रहा था कि बहुत बड़ा चैलेंज है कि सारा पानी पोल्यूट हो गया और वहाँ पे बीमारियाँ फैल रही हैं, आँखों की भी, जिल्द की भी और पेट की भी। तो वहाँ हमने 2 फिल्ट्रेशन प्लांट मूव किए हैं, जो कि हर फिल्ट्रेशन प्लांट 2000 लीटर पर आवर प्रोड्यूस करता है। और उसके साथ हमने 20-20 लीटर की वहाँ पे जो कैंस हैं वो मुहैया किए हैं, उनमें पानी भर के उन लोगों को घर तक भी पहुँचाया जा रहा है। लोग खुद भी आके वहाँ से ले रहे हैं और खाना भी इस तरह तकसीम कर रहे हैं। और जो बेचारे कुछ किसी जगह एक टिकाने के अंदर हैं, छत है, उनको हम वो ड्राई राशन दे रहे हैं जो 2-2 हफ्तों के लिए काफ़ी है। तो इस अंदाज से मुख्तलिफ तरीक़ों से ये काम चल रहा है। वो पहला फेज़ जो रेस्क्यू का था, जिसमें जिनकी दास्तानें आपने भी सुनाई, बहुत सी दास्तानें हैं। अल-खिदमत ने भी 25 रेस्क्यू ऑपरेशन किए और 400 से ज़्यादा लोगों को बचाया। और उसके अलावा जो बेचारे फोत हो गए, उनको बाज़ के जिस्म इकट्ठे करने पड़े और फिर उनको नहलाना धुलाना, गुस्ल कर देना, कफन देना और फिर तदफीन में उनकी मदद करना, ये सारे काम भी अल्हम्दुलिल्लाह कारकुनान करते रहे। अब ये दूसरा फेज़ चल रहा है जिसमें रिलीफ की चीज़ें हैं और बाद में अगला फेज़ आएगा कि इनकी रिहेबिलिटेशन की बात होगी इंशाअल्लाह। और उसमें हम हुकूमतों से गुजारिश कर रहे हैं कि ये इतने बड़े पैमाने पे तो हुकूमतें ही रियासती लेवल का ही काम है, अगर वो कर सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपसे अजीब बात है कि जब भी आफत आती है तभी आपसे बात होती है। क्या किया जा सकता है। बहरहाल थैंक यू सो मच कि आपने हमें ब्रीफ किया अपनी सरगर्मियों के बारे में। वक्त भी ख़त्म हो गया है, कल जुमा है, कल आपकी कॉल्स लेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।